केस की प्रोसीडिंग्स में कोई फर्क पड़ता है अगर जज को चेंज कर दिया जाए या जज चेंज हो जाए केस में? देखें, ये दो चीजें होती हैं। एक होता है डी नोवा ट्रायल, जी। कानून में उसको कहते हैं डी नोवा ट्रायल। उसमें ये होता है कि सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है ना नए से ऐसी होती हैं। लेकिन यहाँ जो है, ये जो नवाज शरीफ के जो लॉयर थे वो हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा क्योंकि जो जज बशीर है उसने ऑलरेडी फैसला एक केस में सुना दिया है, ठीक है, और उसका एक माइंड जो है वो सामने आ चुका है, वादे हो चुका हुआ है, और बाकी दो जो मुकदमात हैं वो कनेक्टेड हैं उसमें, बल्कि गवाहान भी तकरीबन वही हैं और मटेरियल भी कम से कम तकरीबन उसमें वो है। तो ये इनसे है दो दूसरे मुकदमात में कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं, क्योंकि वो अपना जहन जो है उसको जाहिर कर चुके हुए हैं एक मुकदमे में सजा देकर। ठीक है। तो हाई कोर्ट ने उसमें उनकी इस प्ली को, इस दरखास्त को कबूल करते हुए कहा कि ये सही है, तो उन्होंने केस को ट्रांसफर कर दिया। अब ये केस जहाँ से ट्रांसफर हुआ वहीं से स्टार्ट होगा, और उसमें थोड़ी सी देर इसलिए लगेगी कि उसमें बहुत सारी शहादतें हो चुकी हुई हैं, और बस जिसको कहते ना कि हाथी तो हाथी की सारी जो शहादतें हैं ये नए जज के सामने वो रिकॉर्ड नहीं हुई, लिहाजा उसको उन तमाम शहादतों को पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, और जैसे ही वो उस पर अबूर हासिल करेगा और उसको जो। अच्छा सर, जिस तरीके से नैब ने मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में केस लड़ा था उसी तरह वो इसी अदालत में भी लड़ेगी, तो ये एक अपने आप को मेरे ख्याल में शायद डॉज कराने वाली बात है खुद को ही, कि जनाब वो जज ठीक नहीं था, उसने हमारे खिलाफ फैसले दिया, इसलिए नए जज पे हम आ जाते हैं। केस की सेहत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नैब ने तो वैसा ही डिफेंस पेश करना है या वैसे ही केस लड़ना है। देखिए, नैब तो प्रोसिक्यूटर है, उनका तो केस जो है वो वही रहेगा जो जज बशीर के सामने था। यहाँ भी ये मलिक अरशद जो भी इनका नाम है, इनके सामने भी वही रहेगा। सिर्फ ये है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये हर एक जज की एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड होती है। यहाँ क्योंकि उनका मौकफ ये है कि उसका माइंड, जो जज बशीर था उसका माइंड जो है, जो पिछले फैसले में आइनफील्ड जो थे अपार्टमेंट्स के केस में, उसका माइंड जो है वो जाहिर हो चुका हुआ है। लिहाजा ये दो जो कनेक्टेड केसेस हैं वो भी तकरीबन उसी नैच पर है, उसी तरीके पर हैं। लिहाजा इससे हमें किसी बेहतर और फैसले की उम्मीद नहीं है। ये प्ली ली उन्होंने हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया। अब ये नया जो जज अच्छा, शरीफ फैमिली सर अभी तक अपना कोई डिफेंस एज सच को पेश नहीं कर पाई। उनको पहले सुप्रीम कोर्ट में मौका दिया गया, फिर बशीर साहब की अदालत में मौका दिया गया, कोई रसीद को पर्ची वो दिखा नहीं सके अपनी प्रॉपर्टीज की, अपनी कमाई की। तो कुछ लगता है कि जनाब ये जो बाकी के दो रेफरेंस है इनमें कोई डिफेंस वो पेश कर पाएंगे और उनको उनकी जान छूटेगी इस मामले से, या मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं? देखिए, ये जो केस है ये है करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस पर। बिल्कुल ठीक है। उसमें ये है कि एक जब आपकी बात है और आपकी आमदनी में कोई जो है कोई बैलेंस ना हो, तो फिर जो लॉ जो है वो ये प्रिज्यूम करता है कि ये आपने जो जायदाद बनाई है ये इल गॉटन मनी से बनाई है। अब क्योंकि जायदाद के सारे जो कवायद थे वो पनामा केस के जरिए सामने आ गए, क्योंकि बच्चों के नाम पर कंपनियां शंपनियां जो थी, और बच्चे उस वक्त जो थे माइनर थे, तो माइनर वो जो थे उनके पास कौन सी ऐसी कोई कसवटी थी कि जिस चीज को टच करते थे वो सोना या हीरा बन जाती थी। दूसरी बात है कि बाप प्राइम मिनिस्टर बैठा था, पैसे यहाँ से जा रहे थे। अब चीज ये है कि अब ये है बेनामी ट्रांसफर है, इसको कहते हैं बेटों के नाम उसने सारे पैसे जमा करा दिए, उन्होंने आगे जाते मनाई। अब चीज ये है कि इनसे अब पूछा जा रहा है जिसने ये बेनामदार जो है मालिक क्रिएट किए कि भाई ये तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, उसकी मनी ट्रेल बता दो कि आपने को इतने पैसे जो हैं ये कोई आपके ठीक है। अच्छा सर, मजीद आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप माशाल्लाह बाखबर आदमी हैं,
تو یہ فرمائیے گا کہ این آر او کی باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ جناب میاں صاحب جب بھی پھنستے ہیں وہ این آر او کر کے نکل جاتے ہیں. اس دفعہ کوئی آپ کو لگتا ہے چانس کہ این آر او ہوگا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی این آر او دے رہا ہے اور نہ ہم لے رہے ہیں، اور اگر این آر او لینا ہوتا تو ہم باہری سیٹلمنٹ کر لیتے لندن کے اندر، میاں صاحب جو ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی گرفتاری پیش نہ کرتے. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ این آر او کی صورتحال ہو سکتی ہے اور میاں صاحب کی جان چھوٹ سکتی ہے؟ دیکھیں جو پہلا این آر او تھا اور جو کہ کیا جنرل پرویز مشرف نے، تو جنرل پرویز مشرف نے یہ این آر او اس لیے کیا کہ وہ اپنا ایک اور مدت صدارت کی لینا چاہتے تھے، اور وہ کچھ ایسے جو ہے تفصیہ کرنا چاہتے تھے پولیٹیکل ایلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ ان کے دوبارہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے میں رکاوٹ نہ ہو. لہذا انہوں نے اسی قومی دولت کو، اسی اپنی فراخ دلی دکھائی قومی دولت کو معاف کر کے دی. بھئی بندہ پوچھے مشرف صاحب سے کہ یہ آپ کے کو خاندان کی دولت تھی جو آپ نے معاف کر دی تھی، یہ قوم کی دولت تھی، ہاؤ کم دیٹ آپ نے یہ معاف کر دیا؟ آپ کو چانس ہے سر؟ جی آپ کو چانس ہے این آر او کا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو پکڑ دھکڑ جو اس ملک میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک پوری قوم نے ووٹ اس لیے دیے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن کے ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ اس ملک کی جو ہے وہ کرپشن ہے، اس ملک کی رگو ریشو میں کرپشن جاتی تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب جو کوئی جو کرے گا اپنا کوئی این آر او تو پوری قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.